क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। ये पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ाया जा चुका था। आज फिर से इसको देखते हुए हम लोग आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस या और अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसके आधार पर भी पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन कल हो चुका था, आज दोबारा आपको समझने का मौका मिला है। आपको बता दें कि मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पर पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, एक एडिशनल पॉलीमर और एक कंडेंसेशन। और आज के बाद आप सभी स्टूडेंट देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये एडिशनल पॉलीमर है और ये कंडेंसेशन। एडिशनल पॉलीमर, जैसा कि आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, इसमें इथिलीन का n मॉलिक्यूल अगर आपस में यूनाइट हो, ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद, तो एक चेन में सीधा जुड़ जाएगा। और आपसे एक छोटा सा सवाल करें कि बताइए कि यहां मेन प्रोडक्ट के अलावा क्या कोई बाई प्रोडक्ट है? तो जब कभी ऐसा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो जिसमें मोनोमर्स आपस में ऐड होकर केवल मेन प्रोडक्ट का निर्माण करें, बाई प्रोडक्ट का नहीं, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट अगर पॉलीमर का फॉर्मेशन हो तो उस पॉलीमराइजेशन को एडिशनल पॉलीमराइजेशन और बने हुए पॉलीमर को एडिशनल पॉलीमर कहा जाता है। यहां पर सभी इथिलीन के मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो गए और पॉलीथीन बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब केवल मोनोमर्स यूनाइट हो जाए, कुछ भी बाई प्रोडक्ट ना निकले, तो वो एडिशनल पॉलीमर होता है। और जब बाई प्रोडक्ट भी साथ साथ निकले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां भी दो मोनोमर्स हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड ऐड हो रहा है। आफ्टर एडिशन ये नायलॉन 6 का फॉर्मेशन किया, नायलॉन 6 का ये फॉर्मेशन किया, तो इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहा है। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट समझ पाते हैं कि मीथेन प्लस Cl2 एरो मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, तो मिथाइल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट है और HCl बाई प्रोडक्ट। इसमें बाई प्रोडक्ट कौन है? H2O। तो जब कभी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होने के बाद, पॉलीमर बनने के बाद बाई प्रोडक्ट भी निकले, जैसे कि H2O, जैसे कि NH3, जैसे कि CO2, जैसे कि HCl, तो हम कहेंगे कि ये पॉलीमर जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। और जब सबका एडिशन हो जाए, कुछ भी ना निकले बाई प्रोडक्ट, तो वो एडिशन पॉलीमर। तो ये था पिछले क्लास का दो टॉपिक, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। शुरू होता है आज का क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मोनोमर्स के बीच जो फोर्स एक्टिव होता है उसके आधार पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि मोनोमर्स से ही पॉलीमर बनता है, तो मोनोमर्स के बीच जो फोर्स एक्टिव होता है उसके आधार पर जब हम स्टडी करें तो ये पॉलीमर्स इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के रूप में सामने आता है। तो सबसे पहले आपके सामने स्टार्ट हो रहा है इलास्टोमर्स। वैसे पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर्स जो होते हैं वो वीक मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, जैसे कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे होता क्या है कि जब नेचुरल रबर को आप टच करते हैं, केवल टच करते हैं, तो जितना भाग को आप टच किए उतना भाग आपके हाथ में आ जाता है। तो ये किस बात का पुष्टि कर रहा है कि जो उसके मोनोमर्स के यूनिट है वो बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हैं। अब आप रबर बैंड जो बाल आप बांधते हैं उसको जरा खींचिए तो आ जाएगा हाथ में? नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो कहा जाएगा नेचुरल रबर के बारे में कि नेचुरल रबर एक ऐसा इलास्टोमर्स है जिसमें जो मोनोमर्स के यूनिट होते हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स या वीक मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण वो इजी वे में मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये है नेचुरल पॉलीमर, बुना N, बुना S, ये सभी एग्जांपल है इलास्टोमर्स के। वल्कनाइजेशन एक नया वर्ड आ रहा है इसमें। ये वल्कनाइजेशन क्या है? आप चाह रहे हैं कि हम रबर टच करें तो रबर हमारे हाथ में ना आए,
उसमें उसका विस्कोसिटी, उसका सरफेस टेंशन आप बढ़ा दें, तो इसके लिए आप क्या करिए, 3 to 5% सल्फर मिक्सअप कर दीजिए उसी रबर में, नेचुरल रबर में। तो क्या होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और अब उसको आप रबर बैंड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वल्कनाइजेशन क्या है, द मिक्सिंग ऑफ 3 to 5% सल्फर इन एनी इलास्टोमास इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें 3 to 5% सल्फर को मिक्सअप किया जाता है किसमें, इलास्टोमर्स में, जिससे उसका इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन ये सब बढ़ जाता है। अब आगे बात करते हैं फाइबर्स का। देखिए, इलास्टोमर्स से ठीक अपोजिट सेंस में है फाइबर, जिसको रेशा बोलते हैं हिंदी में, तंतु, फाइबर्स। ये फाइबर्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से इसमें मोनोमर्स की यूनिट ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं। आप खींच सकते हैं इसको, खींचने पर ये टूटेंगे नहीं। कारण है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिव होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा एक्टिव होता है। जिस तरह दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं तो उसका कुछ रीजन होता है, तो वहां पर या तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिव होता है या तो वैन डर वाल्स फोर्स। तो वैन डर वाल्स फोर्स एक्टिव होता है तो वो वीक होता है, वो केवल इंटरेक्शन से हल्का सा अट्रैक्शन रखता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसकी अपेक्षा, इसलिए वो जल्दी टूटता नहीं है। तो नायलॉन, टेरिलिन, आप लोग टेरिलिन का कपड़ा पहनते हैं, जल्दी फटता नहीं है। कारण क्या है कि उसका जो मोनोमर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधा होता है, और उस स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इसका एग्जांपल है नायलॉन 66, टेरिलिन, पॉलीएक्रोन नाइट्राइल। अब हम बात करते हैं एक साथ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का, क्योंकि एक साथ आपके माइंड में सेट हो जाए। थर्मोप्लास्टिक भी प्लास्टिक है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक वो भी प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है कि आप उसको बार बार पिघलाकर बार बार नए नए सांचे में ढाल सकते हैं, अपने मन के अनुसार बहुत से टाइप का, बहुत से शेप्स वाले खिलौने को बना सकते हैं, या बहुत सारा यूजफुल जो आपके डेली लाइफ में बाल्टी या जो भी प्लास्टिक है वो मतलब, तो उसको आप मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है कि एक बार अगर पिघलाकर जिस सांचा में ढाल दिए, अब वो दोबारा ना पिघलेगा और ना आप ढाल पाएंगे, तो उसको थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक में भी एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ ऐड किया जाता है, जिससे उसमें सॉफ्टनेस या विस्कोसिटी ये सब में चेंजिंग आता है। उस एक्सटर्नल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्लास्टिसिजर्स। ये प्लास्टिसिजर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसको मिलाने पर थर्मोप्लास्टिक में उसके सॉफ्टनेस में चेंजिंग आता है, विस्कोसिटी में, इलास्टिसिटी में। तो उस एक्सटर्नल सब्सटेंस को हम कहते हैं प्लास्टिसिजर्स। प्लास्टिसिजर्स कोई प्रोसेस नहीं है, सब्सटेंस है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। डाइक्रोटाइल पैथोलेट, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, डाइइथाइल पैथोलेट, ये सभी प्लास्टिसिजर्स हैं, जो आगे आप जब मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, वहां भी दोनों जगह आपको अलग अलग ब्रांच में ये सब जरूरत पड़ता है इसको समझाने का। थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक जो हम अभी समझा दिए वो फिर दोबारा आ गया। दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक विच आर नॉर्मली सेमी फ्लूइड सब्सटेंस और द ठोस होता है, एंड व्हेन हीटेड दे बिकम सॉफ्ट तो हो जाता है, एंड कैन बी कास्ट इनटू डिफरेंट शेप, और उसको डिफरेंट शेप में आप मतलब ढाल सकते हैं यूजिंग सुटेबल माउल्ड का यूज करते हुए, अपॉन हीटिंग, हीट करके। दे कैन बी नेवर बी सॉफ्टेन, अब उसको एक बार ढाल दिए, नेवर बी सॉफ्टेन, कभी अब मुलायम अब नहीं होगा। एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड या रीमाउल्ड, बल्कि यहाँ रीमाउल्ड, कैन नॉट बी वंस मेल्टेड, कैन नॉट बी रीमाउल्ड, नॉट रिमूव्ड, रीमाउल्ड, एंड कॉल्ड थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर एग्जाम्पल है इसका बेकेलाइट, मेलामीन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का। तो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक
और थर्मोप्लास्टिक, दोनों आप ध्यान देंगे। अब शुरू हो रहा है एक मैथमेटिक्स का क्लास, जो पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास के लिए, जो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी सहज ढंग से आप अपने माइंड में रख पाएंगे। ध्यान दीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल हम एवरेज चैप्टर से, मैथ का एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है एवरेज, औसत, जो आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। आज थोड़ा उसका रिवीजन करवा दे रहे हैं और उसी से फिर इसका अटैचमेंट करके पढ़ा दे रहे हैं। एक क्लास के 3 स्टूडेंट हैं और तीनों का एज 10 ईयर, 12 ईयर और 13 ईयर है। तो एवरेज एज कैसे निकलता है? तीनों को सम करके 3 से डिवाइड। ये पहले टाइप का एवरेज का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का एवरेज का क्वेश्चन है कि एक क्लास के 10 स्टूडेंट का एज है 12 ईयर, 15 स्टूडेंट का एज है 13 ईयर और 20 स्टूडेंट का एज है 15 ईयर। तो एवरेज एज निकालना है। तो क्या करेंगे? जितनी संख्या है उतना एज से मल्टीप्लाई करते हुए अपॉन में क्या करेंगे? 10 प्लस 15 प्लस 20, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। ये सेट वाला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एज 12 ईयर है, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एज 13 ईयर है और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एज, तो एवरेज एज निकालिए तो ऐसे निकलता है। एकदम जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, जो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले इसका हेडिंग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर 2 तरह से डिटरमाइन किया जाता है, एक नंबर के हिसाब से और एक वेट के हिसाब से। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के रूप में और दूसरा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास के रूप में। आपको ले चलते हैं पहले नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है समझाने। ये है पॉलीमर नायलॉन 66, इसको हम इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बट पर ध्यान दीजिएगा, एक बार समझने पर अच्छे से सेट हो जाएगा माइंड में। तो नायलॉन 66 2 प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपी। सबसे पहले हम मान लिए कि इस मोनोमर की संख्या जो है 6000 है। इसकी संख्या कितना मान लिए? 6000 है इसकी संख्या, और इसकी संख्या हमने मान लिया 10,000 इसकी संख्या है। और इसका अपना मॉलिक्यूलर मास, क्या आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकलवा सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? हाइड्रोजन 1 × 2, नाइट्रोजन 14, अब यहां कार्बन 12 × 6 प्लस 1 × 12, 1 × 12, ठीक है, प्लस 14 प्लस 1 × 2। तो ऐसे सबको सम करने पर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो यहां पर इस मोनोमर की संख्या है 6000 और इसका मॉलिक्यूलर मास सपोज दैट मान लिए 210, सपोज दैट, और इस मोनोमर की संख्या है 10,000 और इसका मॉलिक्यूलर मास मान लिए 510। तो कैसे हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे? कैसे निकालेंगे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास? सबसे पहले लिखेंगे 6000 इंटू 210 प्लस 10,000 इंटू 510 अपॉन 6000 प्लस, क्या समझ पा रहे हैं? बस यही कॉन्सेप्ट का फॉलो करके ये है मोनोमर्स का नंबर ऑफ मोनोमर्स N1, N2, N3। ये 6000, ये 10,000 है। उसी तरह यहां पर 210, ये 510 है। मॉलिक्यूलर मास है सबका अपना अपना। तो नंबर में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, अगर 3 टाइप का मोनोमर होगा तीनों का, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स। टोटल नंबर ऑफ मोनोमर कौन है? N1 प्लस N2 प्लस N3। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते थे, यहां पर क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पर क्या था? एज। वैसे ही है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मोनोमर्स और ये नंबर ऑफ मोनोमर्स। अरे समझ में? अब हम नंबर हमको नहीं पता है, अब हमको वेट पता है। अब हमको वेट पता है। अब हम इस हेक्सामेथिलीन डायमीन का
हमारे पास 600 ग्राम है और इसका 900 ग्राम है, हमको मास पता है, नंबर नहीं पता है, तो इस बार हम इसके मास में, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से, और इसमें गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हुए एवरेज निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर निकाला गया एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ये क्या है? ये सब क्या है? गिवन मास ऑफ मोनोमर्स, फर्स्ट मोनोमर्स का मान लीजिए 300 ग्राम, तो M1 है, 600 ग्राम, 900 ग्राम, तो ये सब हो गिवन मास, और ये सब क्या है? वही मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास है और गिवन मास है। तो जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मास से। और जो डिवाइड कर रहे थे नंबर से, अब डिवाइड करेंगे मास से। तो स्मॉल m1, m2, m3, और इस तरह से जो आया वो क्या कहलाएगा? अब वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमने मास के टर्म में एवरेज निकाला है और इससे पहले नंबर के टर्म में निकाला था। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास में नंबर से डिवाइड, और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास में पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पीडीआई, कैसे निकाला जाता है? कुछ नहीं, द रेशियो ऑफ वेट एवरेज molecular mass and number average molecular mass is called PDI, polydispersity index. The ratio of weight average molecular mass and number average molecular mass is called polydispersity index, PDI. तो आप इसका स्क्रीन फोटो खींच लीजिए या फिर वीडियो लेक्चर के स्क्रीनशॉट